हमें इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन योजना 1946 और माउंटबेटन योजना 1947 और क्रिस प्रस्ताव 1942। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1940 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन इसमें किया गया था। अब प्रत्येक ऑप्शन को इसका विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संविधान सभा का जब गठन किया गया 1946 में, तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया। इसमें कुल सदस्य की जो संख्या थी वो 389 सदस्य इसमें थे और विभाजन के बाद इसमें यानी कि संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या रही थी वो 299 रह गई थी। और पहली बैठक की बात करें तो पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके जो अध्यक्ष के पद पर बैठे थे सबसे पहले वो थे सच्चिदानंद सिन्हा और उसके बाद में सच्चिदानंद सिन्हा के बाद में फिर 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद 1940 में जो सभा हुई उसमें जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें अस्थायी तौर से इनका अध्यक्ष बना दिया था और इन अस्थायी तौर से अध्यक्ष इनका बना दिया था इन्होंने और आखिरी तक यही रहे। अब सबसे पहले देखते हैं अगस्त प्रस्ताव क्या था। तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानते हैं विस्तार से। ये उन दिनों की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक इसका कार्यकाल 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। आप कहोगे कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ? तो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर ये 18 तक हुआ था। 1914 से लेकर 18 तक हुआ था पहला विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं जो 1939 का प्रारंभ हुआ, तो ब्रिटेन ने भारत की अनुमति के बिना ही इन्हें युद्ध में शामिल कर लिया। क्या हुआ? यानी कि जब बिना ब्रिटेन ने जो है ब्रिटेन का शासन था भारत में, तो उस टाइम क्या हुआ कि भारत की जो अनुमति के ही बिना युद्ध में शामिल कर लिया। इससे क्या हुआ कि भारतीयों में असंतोष फैल गया। कांग्रेस ने ब्रिटेन से यह मांग की। कांग्रेस ने क्या करा? जो कांग्रेस ने क्या किया, ब्रिटेन से मांग की युद्ध में भारत की सहायता तभी की जाएगी, युद्ध में भारत की सहायता तभी की जाएगी जब भारत को पूर्ण स्वराज की गारंटी दी जाए। तो इन्होंने एक अपना मांग रखी, प्रस्ताव अपना रखा कि हम शामिल तभी होंगे, हम जब भी सहायता करेंगे जब भारत को पूर्ण स्वराज की गारंटी दी जाएगी। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिक्रिया के रूप में जब प्रतिक्रिया होने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? अगस्त प्रस्ताव जारी कर दिया। अगस्त प्रस्ताव जारी कर दिया गया। इसमें जारी किसके द्वारा किया गया था? जो अगस्त प्रस्ताव था ये जारी किया गया था लॉर्ड लिथगो के द्वारा किया गया था। लॉर्ड लिथगो के द्वारा किया गया था। भारत के वायसराय ने 8 अगस्त को यह प्रस्ताव जारी कर दिया। जो भारत के वायसराय थे तो इन्होंने लॉर्ड लिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1946 को प्रस्ताव जारी कर दिया। डेट एग्जैक्ट याद रखो क्योंकि मिलान के रूप में अगर आते हैं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डेट हमारे याद होनी बहुत ही आवश्यक है। इसमें सबसे पहले इसमें क्या शर्त रखी गई? ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन ने क्या स्वीकार कर लिया अगस्त प्रस्ताव में? कि भारत के लोगों को अपने संविधान निर्माण में भाग लेने का अधिकार दिया जाएगा। कहा कि जब भारत का संविधान का निर्माण होगा तो भारतीय लोगों को उसमें भाग लेने का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि संविधान सुधारों का एक नया दौर शुरू किया जाएगा, यानी कि युद्ध के बाद। सब कुछ जो ये कंडीशन लगाई गई युद्ध के बाद ही की थी। युद्ध के बाद ये जो है ये प्रावधान लाए गए कि हम ऐसा करेंगे। संवैधानिक सुधारों का नया
दौर शुरू किया जाएगा और भारत को एक प्रतिनिधि के संवैधानिक निकाय का गठन किया जाएगा, जो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाई जाएगी। कहने का मतलब ये है, एक प्रतिनिधि संवैधानिक निकाय का गठन किया जाएगा जो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। और उन्होंने फिर क्या कहा कि अल्पसंख्यकों को और जो है मोनेटाइज और राज्यों के हितों की विशेष सुरक्षा दी जाएगी अल्पसंख्यकों को। और उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, आश्वासन, ये सब आश्वासन अंग्रेजों ने दिए थे। और फिर कहा कि युद्ध की समाप्ति का बाद भारत के भविष्य पर निर्भर किया जाएगा। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के भविष्य पर ये निर्णय लिया जाएगा। अब क्या हुआ, ये तो उन्होंने जो है जैसे अगस्त प्रस्ताव लाए तो उन्होंने लॉर्ड लिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था और इन्होंने ये बातें भारत के सामने रखी कि आप जो है हमारा साथ दो और हम ये व्यवस्था आपको करके देंगे। प्रतिक्रिया क्या हुई, जैसे ही उन्होंने ये व्यवस्था बनाई तो क्या उसकी प्रतिक्रिया भी हुई? जी हाँ, उसकी प्रतिक्रिया भी हुई कि कांग्रेस ने उसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज का स्पष्ट वादा नहीं किया। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि आपको हम सत्ता सौंप देंगे, ऐसा कोई इसमें वादा नहीं किया गया। ठीक है, तो गांधी जी ने इसे एक मर्त दस्तावेज कहा। क्या कहा गांधी जी ने इसे? अगस्त प्रस्ताव को याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने कहा कि ये एक मर्तक दस्तावेज है। मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत किया। मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत किया था क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों को समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व की गारंटी इन्होंने दे दी थी। तो मुस्लिम लीग तो यही चाहते थे, तो इस प्रकार से इन्होंने इसका स्वागत किया था। अब इसका थोड़ा संक्षिप्त में जानते हैं क्या था अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव का जो सारांश मतलब एक जो समरी जो है, जारी करने वाला कौन था? अगर क्वेश्चन आया कि जो अगस्त प्रस्ताव था ये किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड लिथगो के, भारत के वाइसराय थे लॉर्ड लिथगो। तिथि क्या थी? तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1946 की तिथि थी। और फिर देखते हैं क्या उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था इसका जो अगस्त प्रस्ताव आया था कि भारत को संवैधानिक मांगों को शांत कराना। यही है कि जो भारत की जो संवैधानिक मांग थी उन्हें शांत कराना, शांति प्रस्ताव था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम में अगर आते हैं तो कांग्रेस ने अस्वीकार कर लिया, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसका समर्थन मिला, मुस्लिम लीग ने इसे समर्थन किया था। उसके बाद बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। जब अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया, जब असफल हो गया, तो फिर आता है क्रिप्स प्रस्ताव 1942। तो इसमें क्या था? क्रिप्स प्रस्ताव की अगर बात करें तो इसमें था द्वितीय विश्व युद्ध का ही दौर था। 1939 से 45 के दौरान जापान की जो शक्ति थी, यानी कि जापान तेजी से बढ़ती प्रगति और विशेषकर बर्मा की ओर बढ़ने से ब्रिटेन को भारत का सहयोग और समर्थन चाहिए था कि जो है ब्रिटेन को भारत का सहयोग और समर्थन चाहिए था। इसलिए जो है जैसे ही अगस्त प्रस्ताव फेल हुआ तो फिर वे क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में लाए। इसका भी क्या उद्देश्य था? इसका भी उद्देश्य यही था कि किसी न किसी तरह भारत को अपने साथ मिलाना। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। किसे भेजा? भारत से उस वक्त ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल ने थे। तो विंस्टन चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये नाम याद रखो, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। ये ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। क्रिप्स कब आया? क्रिप्स 22 मार्च 1942 को भारत आया और कब वापस गया? 11 अप्रैल 1900 को वापस चले गए। जो क्रिप्स थे, क्रिप्स का मतलब है सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे तो ये कब आए? तो ये आए 22 मार्च 1942 ईस्वी में आए और गए कब? ये गए 11 अप्रैल 1942 को वापस चले गए। ये डाटा आपको याद रखना है। क्या प्रस्ताव इन्होंने रखा? इन्होंने आकर क्या प्रस्ताव भारत के पास में रखा? तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि युद्ध समाप्ति के बाद
कि जो भी इनके वादे किए गए युद्ध समाप्ति के बाद थे वे पूरे होंगे नहीं होंगे इसका कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ वादे मात्र थे। तो इस प्रकार से इन्हें असफल हुए। युद्ध समाप्ति के बाद जो है डोमिनियन स्टेट इनके प्रभुत्व राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इन्होंने कहा। अगस्त प्रस्ताव के बाद में क्रिप्स प्रस्ताव आया, उसने कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसकी समाप्ति के बाद डोमिनियन स्टेट प्रभुत्व राज्य का दर्जा दिया जाएगा। एक संविधान निर्माण सभा गठित की जाएगी, एक संविधान सभा गठित की जाएगी, आश्वासन ये देने लगे। और जिसके सदस्य है भारतीय प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे, मतलब एक सभा जो गठित की जाएगी उसके सदस्य भारतीय प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा ही चुने जाएंगे और रियासतें अपनी प्रतिनिधि नामित करेगी। उसके बाद देखते हैं कि भारत को एक अधिकार होगा, वह कॉमनवेल्थ यानी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहे या उससे बाहर हो जाए। यानी कि भारत को अधिकार भी होगा कि वो जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहे या फिर उससे बाहर हो जाए। वर्तमान युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा की जिम्मेदारी अपने पास रखेगी। उसमें एक पॉइंट ये बनकर आया कि वर्तमान युद्ध के दौरान ब्रिटिश जो सरकार है भारत की रक्षा की जिम्मेदारी अपने पास रखेगी। उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? उसकी भी प्रतिक्रिया हुई, जैसे ही प्रतिक्रिया अगस्त प्रस्ताव की हुई थी 8 अगस्त 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया जो आया, उसकी प्रतिक्रिया हुई उसी प्रकार से क्रिप्स प्रस्ताव तो उसी प्रकार से क्रिप्स प्रस्ताव की भी जो है प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस ने इसे अस्पष्ट और भ्रामक बताया। कांग्रेस ने इसे अस्पष्ट और भ्रामक बताया किसे? क्रिप्स प्रस्ताव को। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने इसे कहा ए पोस्ट डेट चेक ऑन ए क्रेशिंग बैंक। क्रेशिंग बैंक मतलब ढहते हुए बैंक पर भविष्य तिथि का चेक। यानी कि मान लो कि कोई बैंक जो है ढह रहा है और उसका कोई चेक पकड़ा दे कि भविष्य में बुना लेना कि जब कोई मतलब विध्वंस की ओर जा रहा है, खत्म होने की जा रहा है, तो उसका चेक करोगे क्या आप? तो ये था गांधी जी ने कहा इसे कि कहा ये पोस्ट डेट चेक ऑन ए क्रेशिंग बैंक। जब बैंक का ही भविष्य जो नदी है ढहते हुए बैंक पर भविष्य तिथि का ये चेक कहकर इन्होंने पुकारा महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद देखते हैं कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की भूमि तैयार कर दी। जैसे ये भी असफल रहा तो भारत ने जो क्या करा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ, यहीं से शुरू हुआ कि उसमें जो है इसकी भूमिका तैयार कर दी। और मुस्लिम लीग ने इसे असंतोषजनक बताते हुए कहा कि इसमें अलग पाकिस्तान राज्य का तो कोई उल्लेख ही इसमें नहीं किया गया है। तो मुस्लिम लीग ने इसे असंतोषजनक बताते हुए कहा, क्या बताया कि उन्होंने पाकिस्तान राज्य का तो कोई उल्लेख ही नहीं हुआ, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसका तो सिर्फ एक ही मकसद था कि पाकिस्तान राज्य से मतलब था, एक अलग देश से मतलब था मुस्लिम लीग का। तो इस प्रकार से इसे असंतोषजनक उन्होंने बताया। परिणाम क्या हुआ? ये भी जो क्रिप्स प्रस्ताव हुआ ये भी असफल रहा। उसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच मतभेद और गहरे हो गए। और इसके बाद अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद में क्रिप्स मिशन आया, तो दोनों ही असफल रहे। असफल होने के बाद में जो है फिर कांग्रेस के द्वारा और 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था।
अब देखते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं। संक्षिप्त का मतलब है जो क्रिप्स प्रस्ताव आया, ये भेजने वाला कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया क्रिप्स प्रस्ताव को? क्रिप्स प्रस्ताव को भेजा गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा। और जो व्यक्ति बनकर आए इसे लेकर तो वे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। आगमन कब किया गया? भारत में आगमन हुआ 22 मार्च 1942 में इसका आगमन हुआ भारत में क्रिप्स प्रस्ताव का। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना ही उद्देश्य था। जो उद्देश्य अगस्त प्रस्ताव का था वही उद्देश्य क्रिप्स प्रस्ताव का था। तो दोनों ही असफल रहे। मुख्य प्रस्ताव यह था कि युद्ध के बाद जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, स्टेटस और संविधान सभा का निर्माण। और परिणाम क्या हुआ? असफल रहा। कांग्रेस के द्वारा इसे भी अस्वीकार कर लिया गया। फिर देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946 की बात करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी समाप्त होने के बाद अब जब कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सहमति नहीं बनी, तो फिर द्वितीय विश्व जैसे ही समाप्त हुआ 1945 में, समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह समझ लिया कि अब भारत अपना शासन जारी रखना ही संभव नहीं है। यानी कि भारत पर अब समझ चुके थे, जो ब्रिटिश अंग्रेज थे तो वे समझ चुके थे कि अब भारत पर अपना शासन जारी रखना संभव नहीं है। अतः भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ब्रिटेन ने उच्च स्तर की कैबिनेट मिशन भारत भेज दिया। उच्च स्तर का जो है कैबिनेट मिशन भारत भेज दिया। तो उच्च स्तर का जो कैबिनेट मिशन था भारत भेजा गया था, वही क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कहलाया। कब भेजा गया था? ये तिथि थी 24 मार्च 1940 में। भेजने वाले कौन थे? भेजने वाले थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। किसने भेजा? क्लेमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था। 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है ये पहले भी आया था, 1942 में आया था। 1942 में आया था क्रिप्स प्रस्ताव लेकर, यह सफल रहा था। ये वाणिज्य मंत्री था उस वक्त। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव था, भारतीय सचिव। और एवी अलेक्जेंडर ये थे नौसैनिक मंत्री थे। तीनों को भारत ने भेजा गया। भारत में सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना इनका मकसद था। और स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान निर्माण निकाय बनाना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच राजनीतिक समझौता कराना इनका मकसद रहा। फिर देखते हैं इसका मुख्य प्रस्ताव क्या था कि भारत का एक संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया बनेगा। इसका प्रमुख प्रस्ताव बना कि अब जो है भारत एक यूनियन ऑफ इंडिया बनेगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें शामिल होगी। यानी कि एक संघ बनेगा, ब्रिटिश भारत और रियासतें शामिल होगी। ब्रिटिश रियासतें से मतलब है अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र में लगभग 562 रियासतें देखी गई। और संघ के अधीन केवल 3 विषय होंगे। संघ के अधीन जो संघ ब्रिटिश भारत कहलाएगा, ब्रिटिश भारत, तो उसमें क्या होगा कि रक्षा का क्षेत्र रहेगा संघ के अधीन, विदेशी नीति जो होगी वो संघ के अधीन रहेगी, और संचार कम्युनिकेशंस जो रहेंगे वो संचार जो है वो संघ के अधीन रहेंगे। ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया। प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया। एक ग्रुप में जो हिंदू बहुबल थे, हिंदू बहुबल प्रांत,
हिंदू बहुल प्रांत से मतलब है मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा। और जो ग्रुप बी की बात करें वो थे मुस्लिम बहुलक स्तर पश्चिमी प्रांत। पश्चिमी प्रांत से मतलब है पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान। और ग्रुप सी में थे मुस्लिम बहुल बहुल पूर्वी प्रांत, बंगाल और असम। प्रत्येक समूह अपनी संविधान सभा बनाकर प्रांतीय संविधान तैयार करेगा। और रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि वे संघ में शामिल हो या नहीं। और संविधान सभा 389 सदस्य की होगी और 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे और 93 सदस्य जो है वे रियासतों से होंगे और 4 जो सदस्य होंगे वे होंगे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। तो इस प्रकार से 389 सदस्य से संविधान सभा बनी। भारतीय प्रतिक्रिया क्या रही? कांग्रेस जो है विभाजन का विरोध किया। कांग्रेस ने क्या करा कि विभाजन का एक विरोध किया गया, विभाजन का, और संविधान सभा के विचार का समर्थन किया कि समर्थन किया, संविधान सभा के विचार का समर्थन किया। संघ के 3 समूह के सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्या करा, जो संघ के 3 समूह बनाए उस सिद्धांत को भी जो है अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग पहले स्वीकार किया, बाद में 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के। मुस्लिम लीग ने क्या हुआ, पहले स्वीकार किया, बाद में 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। अब ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? डायरेक्ट एक्शन डे ये था 16 अगस्त 1940 में जो जिन्ना थे मोहम्मद अली जिन्ना वे मुस्लिम लीग के नेता थे। इनके हिसाब से इन्हें एक पाकिस्तान के रूप में, एक अलग राष्ट्र के रूप में इन्हें वो दर्जा नहीं दिया गया। इससे ये भड़के तो उन्होंने एक नारा दिया, पाकिस्तान नामक एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बने, और इस प्रकार से जो है उनकी ये मांगे पूरी नहीं हुई। तो अब मुस्लिम लीग जिन्ना ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी थी जिन्ना के द्वारा घोषणा की गई थी, अब मुस्लिम अपने अधिकार राजनीतिक समझौते से नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई से लेंगे। तो इस प्रकार से दंगे भड़के और लगभग इन दंगों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लगभग जो है इसमें 5000 लोग इस दंगे में मारे गए थे। तो ये था डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब यही है कि हम बातचीत से नहीं लड़ के लेंगे सीधे अपने अधिकार। तो इस प्रकार से जो है जिन्ना ने ये आदेश दिया था, घोषणा की थी, और इस प्रकार से जो है डायरेक्ट डे हुआ ये। आगे देखते हैं परिणाम हुआ क्या इसका। परिणाम क्या हुआ कि मिशन अपने मुख्य उद्देश्य एकता बनाए रखते हुए सत्ता हस्तांतरण में असफल रहा। मिशन अपने मुख्य उद्देश्य यानी कि एकता बनाए रखते हुए सत्ता हस्तांतरण में असफल रहा कि जो ये कैबिनेट मिशन बना था ये भी असफल रहा। फिर ब्रिटेन ने 3 जून 1947 को एक योजना माउंटबेटन प्लान के माध्यम से भारत विभाजन की घोषणा कर दी। ब्रिटेन ने बाद में क्या करा, 3 जून 1947 में एक योजना माउंटबेटन योजना के माध्यम से भारत विभाजन की घोषणा कर दी थी। बिंदु ने के जो इसका अब देखते हैं जो ये कैबिनेट मिशन योजना, इसका मुख्य बिंदु के भेजने वाले कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। 1940 में वह सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और वी ए अलेक्जेंडर 3 सदस्य आए।
और उद्देश्य क्या था? सत्ता हस्तांतरण में संविधान निर्माण की रूपरेखा बनाना इनका उद्देश्य था। मुख्य बिंदु ये था कि संघीय ढांचा 3 समूह संविधान सभा और परिणाम हुआ कि असफल हुआ, विभाजन की राय प्रस्तर हुई। उसके बाद में देखते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1947 में क्या हुआ? तो माउंटबेटन योजना की जो पृष्ठभूमि ये है कि कैबिनेट मिशन योजना 1940 की असफलता और हिंदू मुस्लिम दंगों की बढ़ती स्थिति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंतिम जो वायसराय बने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा, और उसका कार्य यही था कि भारत को शीघ्र शीघ्र स्वतंत्र करना और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तय करना इनका जो है उद्देश्य था। आगमन और भूमि। आगमन और भूमि से मतलब है भारत का आगमन जो हुआ, भारत में आगमन 24 मार्च 1947 को, पदभार संभाला 24 मार्च 1947 को ही पदभार संभाल लिया। उद्देश्य क्या था? सत्ता हस्तांतरण की ठोस योजना तैयार करना ताकि भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति न बने, भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति न बने। माउंटबेटन योजना। अब इसके जो मुख्य वो बिंदु बने, भारत का विभाजन। भारत दो प्रभुत्व राज्य में विभाजित किया गया, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के रूप में ये विभाजन किया गया इनका। संविधान सभा, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा गठित की जाएगी। प्रांतों का निर्णय किया गया, पंजाब बंगाल की विधानसभाएं अपने विभाजन पर निर्णय लेगी। जो पंजाब और बंगाल की विधानसभाएं थी वे अपने विभाजन पर निर्णय लेगी, और सिंध विधानसभा को यह तय करने का अधिकार दिया गया कि वह पाकिस्तान में शामिल होगी या नहीं। NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जनमत संग्रह होगा और बलूचिस्तान की प्रांतीय सभा का निर्णय माना जाएगा। रियासतों से मतलब था उन्हें यह स्वतंत्रता दी गई कि भारत या पाकिस्तान किसी भी एक में शामिल हो सकती है। जो हमारी 562 रियासतें थी वे किसी में भी शामिल हो सकती है, पाकिस्तान या फिर भारत में। हस्तांतरण की जो तिथियां हैं, हस्तांतरण की तिथि जो हुई मतलब ये 15 अगस्त 1947 को हस्तांतरण किया गया था, 15 अगस्त 1947 को। वायसराय का जो उत्तराधिकारी था, वायसराय का उत्तराधिकारी सत्ता हस्तांतरण के बाद भारत पाकिस्तान के क्रम गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे, और भारत में लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना। सत्ता हस्तांतरण के बाद भारत और पाकिस्तान में क्रमशः गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। जो भारत में होंगे लॉर्ड माउंटबेटन हैं और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को रखा गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ इस योजना का, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने और भारत में सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण रहा, जबकि पाकिस्तान में भारी हिंसा हुई। भारत में सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण रहा जबकि पाकिस्तान में भारी हिंसा हुई। लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हुए और लाखों लोगों की मृत्यु हुई। लाखों लोगों की इसमें मृत्यु की भी हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो भारतीय जो संविधान है उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 है। क्या दिया गया है 1935 में? संघीय ढांचा दिया गया है, गवर्नर की शक्तियां दी गई हैं, आपातकालीन प्रावधान इसमें दिए गए हैं, लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसमें ही दी गई है।
भारत सरकार अधिनियम देखते हैं जो 1858 था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में कहा गया है, जिसका यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। जो अधिनियम बना था 1858 का, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे पारित किया गया था और यह 1857 की के सिपाही विद्रोह रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ये पारित किया गया था 1858 का विद्रोह। इसका उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करना। उसका जो उद्देश्य था वो था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करना और ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन से मतलब है ब्रिटेन की महारानी के अधीन शासन स्थापित करना। जो हमारा 1858 का जो विद्रोह हुआ था, इसका उद्देश्य था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करना और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की महारानी के अधीन शासन का स्थापित करना। तो इसमें पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किया गया और इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन अब सीधे ब्रिटेन क्राउन यानी कि क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला गया। फिर देखते हैं भारत का सचिव। भारत का जो सचिव था, भारत का सचिव का पद सृजित, ब्रिटेन संसद ने एक नया मंत्री पद बनाया, भारत सचिव। ब्रिटेन संसद ने एक नया मंत्री पद बनाया, उसका नाम था अब भारत सचिव। यह व्यक्ति ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य था, भारत सचिव नाम था, लेकिन यह मंत्री जो था वो यह व्यक्ति ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य था। उसके पास भारत से संबंधित सभी अधिकार और जिम्मेदारियां थी। उसके पास भारत से संबंधित सभी जिम्मेदारियां थी। उसके बाद देखते हैं भारतीय परिषद की स्थापना की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद गठित की गई। भारत सचिव का पद बनाया गया तो उसके लिए 15 सदस्यों की एक गठित टीम बनाई गई। इसमें अधिकांश सदस्य पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे और इस परिषद में जो कार्य भारत से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों से परामर्श देना होता था। भारत में गवर्नर जनरल का नया पद, तो अब भारत में गवर्नर जनरल ही भारत का वायसराय कहलाने लगा। जो भारत का गवर्नर जनरल का पद भारत का वायसराय कहलाने लगा। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। फिर इसके बाद में देखते हैं ब्रिटिश संसद के प्रति क्या उत्तरदायी थे। तो भारत सचिव और वायसराय दोनों अब ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। भारत सचिव का पद और वायसराय का पद दोनों ही ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। नए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति थे और इस प्रकार भारत का शासन संवैधानिक रूप से, अब कहें तो भारत का शासन संवैधानिक रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था 1858 से। भारतीय जनता के लिए क्या घोषणा की गई? 1858 में रानी विक्टोरिया ने घोषणा की। क्या घोषणा की गई? 1858 में रानी विक्टोरिया ने जो घोषणा की थी, क्या थी? कि भारतीयों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, कि भारतीयों के साथ अब समान व्यवहार किया जाएगा, उनके धार्मिक स्वतंत्रता की भी सुरक्षा रहेगी। अंग्रेजों और भारतीयों में समान अवसर देने की बात कही गई और भारत के शासन में सुधार का वादा इसमें किया गया।
अब थोड़ा संक्षेप में देखें, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। अगर क्वेश्चन बनकर आया कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और क्वीन विक्टोरिया, जिनके नाम पर भारत का शासन आया, वो कौन थे? क्वीन विक्टोरिया। और भारत का सचिव जो पहला बना, वो बना लॉर्ड स्टैनली। इस अधिनियम से भारत में कंपनी शासन समाप्त हो गया था। ये अधिनियम आया, इस अधिनियम से कंपनी शासन समाप्त हो गया था, क्राउन शासन की शुरुआत हुई और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीयकरण बढ़ा। और यह भारत में ब्रिटिश शासन के नए युग की शुरुआत हुई थी। यह भारत में ब्रिटिश शासन के नए युग की शुरुआत हुई थी। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं, यह अधिनियम आया था 1858 में। उद्देश्य क्या था? कंपनी शासन समाप्त करना और क्राउन शासन लागू करना, इसका उद्देश्य था 1858 का। नया पद इसमें बना दिया गया था, भारत सचिव का एक नया पद बना दिया गया था। और परिषद जो बनी थी 15 सदस्यों की काउंसिल ऑफ इंडिया थी। और नया पद का नाम था वायसराय गवर्नर जनरल विक्टोरिया। और पहला जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग बना और घोषणा की गई थी, रानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी 1858 ईस्वी में घोषणा की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। लागू हुआ था यह अधिनियम 1 अप्रैल 1921 से लागू किया गया था। उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में कदम बढ़ाना।